हेलो कमांडो, कैसे हैं? और पढ़ाई वढ़ाई चल रही है? चलिए, चलना चाहिए। हाँ, यूरेनरी सिस्टम का लेक्चर नंबर 8 पढ़ाना है ना। लेक्चर नंबर 8। लेक्चर नंबर 8 में हम बात करेंगे। लेक्चर नंबर 8 में हम बात करेंगे किडनी के फंक्शन। लेक्चर नंबर 8 में हम केवल बात करेंगे किसका? किडनी के फंक्शन। जैसे कि किडनी का फंक्शन मैंने बताया था कि जो किडनी का मेन फंक्शन होता है वह यूरिन का फॉर्मेशन करता है थ्रू फिल्ट्रेशन, या ऐसे कह सकते हैं ब्लड को छानना, ऐसे बोल सकते हैं ना। तो जनरली ये मैंने इसका मेन फंक्शन बताया था कि मैंने बोला था कि हमारे ब्लड में जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उनको छानने का काम करता है। क्या करता है? छानने का। ऐसे बोल सकते हैं कि यह ब्लड को हमारे फिल्टर करने का वर्क करता है। लेकिन मैंने आपको उस दिन बोलते समय मैंने ये भी बताया था कि ये इसका मेन फंक्शन है। जैसे कि कुछ आए या ना आए, लेकिन इसका मेन फंक्शन आना चाहिए। लेकिन मैंने बोला था कि यह भी बोला था कि इसके अलावा भी किडनी और भी परफॉर्म करती है, जिसमें से मैंने आपको एक वर्क और भी बताया था कि किडनी जो होती है हमारे बॉडी में, किडनी जो होती है हार्मोन का भी सेक्रेशन करती है, मैंने बोला था ना। तो ये इसका एक्स्ट्रा वर्क है। जैसे कि मेन फंक्शन उसको ब्लड को छानना होता है, लेकिन उसके अलावा और भी वर्क होता है जो किडनी के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, लेकिन वो वर्क हमें पता नहीं है। हमें पता है लेकिन आप सबको पता नहीं है ना। तो वो चीजें हम आप लेक्चर नंबर 8 में हम डिस्कस करेंगे। अगर हमारी बात समझ में आ रही है? हाँ, अगर मेरी चैनल अगर पहली बार आप देख रहे हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा कृपया करके। अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरा जो भी लेक्चर मैं दूंगा आपके पास पहुंच नहीं पाएगा। तो प्लीज करके अगर पहली बार देख रहे हैं तो ना। तो आज हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ किडनी। वैसे फंक्शन ऑफ किडनी सब लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो आप फर्स्ट लेक्चर नंबर 2 में होगा ना। लेक्चर नंबर 2 में आप देख सकते हैं यूरिनरी सिस्टम का। अगर देखना है तो देख लीजिएगा। वैसे मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दे रहा हूँ। किडनी जो होती है हमारे ब्लड में जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको फिल्टर करने का काम करती है, छानने का काम करती है ना। तो छानना का मतलब ये नहीं हुआ कि ब्लड को वो पूरी तरह से प्यूरिफाई करेगा। छानना का मतलब ये नहीं हुआ कि ब्लड को प्यूरिफाई करेगा। देखिए, क्या आप चाय छानते हैं तो क्या चाय पूरी तरह से कप में छन जाता है? नहीं छनता है। आप देखेंगे कप में तो छोटे छोटे पार्टिकल कप में चले जाते हैं। उसी तरह हमारे ब्लड में भी होता है। हमारे ब्लड को किडनी तो छानता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ब्लड पूरी तरह से क्या हो गया? फिल्टर हो गया, प्योर हो गया। तो प्योर का प्रोसेस, आपका जो प्योर का प्रोसेस होता है वो लंग्स के पास होता है। वो लंग्स का जब मैं लेक्चर पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा। तो इस देखिए यहाँ पे केवल केवल टू ये ब्लड को फिल्टर करता है। फिल्टर करने का मतलब कि कुछ वेस्ट मटेरियल होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए बेनिफिशियल नहीं होते हैं, लाभदायक नहीं होते हैं, वो उसी पार्ट को निकाल कर छान कर उसे बाहर यूरिन के रास्ते बाहर निकाल देता है, या तो यूरिन में कन्वर्ट करके उसे यूरिन से बाहर निकाल देता है। ये चीज का मेन फंक्शन था। मैंने बोला था कि कुछ आए या ना आए, लेकिन इसका मेन फंक्शन आना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन हो या किसी भी आप एग्जाम या जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं उसमें ये आपको मेन ही फंक्शन पूछता है कि किडनी का वर्क क्या होता है, तो ब्लड को फिल्टर करना। तो और भी क्वेश्चन पूछता है, वो क्वेश्चन हम आज जिक्र करेंगे कि किडनी और भी क्या वर्क करती है जो हमें पता नहीं है। तो आज हम उस वर्क को हम जो भी 7-8 वर्क है उनकी सारे को हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल में हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ किडनी। फंक्शन ऑफ किडनी, फंक्शन ऑफ किडनी। फंक्शन ऑफ किडनी की बात करें तो अगर मेन फंक्शन की बात करें, किडनी का मेन फंक्शन बात करें, तो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था कि
अगर किडनी का मेन फंक्शन की बात करें तो देखिए नेट लाइक स्ट्रक्चर है, ये ब्लड को क्या करता है, छानने का काम करता है। तो हम लिख सकते हैं मेन फंक्शन की बात करें, मेन फंक्शन की बात करें, मेन फंक्शन की बात करें तो ये क्या करता है, ब्लड फिल्टर। ऐसे हम यूरिनरी सिस्टम पढ़ना है तो जनरली हम ऐसे लिख सकते हैं यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन फॉर्मेशन, फॉर्मेशन थ्रू फिल्ट्रेशन। मतलब कि यह यूरिन का फॉर्मेशन करता है किसके थ्रू, फिल्ट्रेशन के थ्रू। देखिए ये आपका नेफ्रॉन है, तो ये देखिए नेट लाइक स्ट्रक्चर, तुम्हें नहीं लग रहा है कि ये ब्लड को फिल्टर करेगा, तो ये कह रहा है कि ये नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। हम बताएंगे कि ये नेट लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, जनरली वो नेफ्रॉन होता है। ये ब्लड को क्या करता है, फिल्टर करता है। फिल्टर करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल इसमें फंस जाता है, उन सारे वेस्ट मटेरियल को एक ही रास्ता होता है, यूरिन के रास्ते बाहर निकालना। तो ये क्या करता है, उस जो भी वेस्ट मटेरियल फंस जाता है उस वेस्ट मटेरियल को ये यूरिन में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका मेन फंक्शन है ये, आपको काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किडनी का मेन फंक्शन क्या होता है, या ऐसे लिख सकते हैं ब्लड फिल्ट्रेशन, ब्लड फिल्ट्रेशन, ब्लड फिल्ट्रेशन। अगर यूरिनरी सिस्टम में बात करेंगे तो ये हम बताएंगे, वैसे तो जनरली ब्लड को क्या करता है, ये छानने का काम करता है। तो ये इसका क्या है, मेन फंक्शन है। अगर हम फंक्शन नंबर 1 की बात करें, मैंने बोला था ना कि ये किडनी जो होती है इस मेन फंक्शन के अलावा भी कुछ वर्क होता है जो किडनी के द्वारा क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है। तो अगर हम बात करें इसकी मेन फंक्शन की, मेन फंक्शन के तो हो गया। अगर हम बात करें फर्स्ट वर्क की बात करें तो ये हमारे ब्लड को छानने के अलावा भी कुछ वर्क होता है जो किडनी के द्वारा क्या किए जाते हैं, परफॉर्म किए जाते हैं। तो आइए हम बात करते हैं फर्स्ट वर्क क्या है। ये जो फर्स्ट वर्क है हमारा, वो हमारा रेगुलेशन ऑफ ब्लड आयनिक कंपोजिशन, रेगुलेशन ऑफ ब्लड इन आयनिक कंपोजिशन। देखिए रेगुलेशन ऑफ ब्लड इन आयनिक कंपोजिशन, देखिए कह रहा है कि रेगुलेशन ऑफ ब्लड इन आयनिक कंपोजिशन, इसका मतलब समझ रहे हैं आप, जो भी हमारे ब्लड में जो आयनिक, आयनिक का मतलब जो आयंस पाए जाते हैं ना, जो आयन जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, क्लोरीन, ये सब जो आयंस पाए जाते हैं यह हमारे ब्लड में इनकी मात्रा को रेगुलेट करने का वर्क करता है। जैसे कि अगर हमारे बॉडी में इन आयंस की कमी हो जाए, अगर कमी हो जाए तो किडनी इनको मेंटेन करने का काम करता है, रेगुलेट करने का काम, ना घटने देता है ना बढ़ने देता है। अगर किसी प्रकार के घट गया तो उसे किसी तरह से वो भरपाई करने का काम करता है। ये रेगुलेट करने का काम करता है, क्या करता है, रेगुलेट करने का काम करता है। अगर 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 हमारी बॉडी में अगर किसी भी प्रकार के आयरन की कमी हो जाए ना तो ये इसको मेंटेन करने का काम करता है। तो ये देखिए लिखा है रेगुलेशन ऑफ ब्लड इन आयनिक कंपोजिशन, जो हमारे आयनिक कंपोजिशन होते हैं, हमारे ब्लड में जो आयंस मिनरल्स पाए जाते हैं वो हमारे किडनी के द्वारा क्या किए जाते हैं, रेगुलेट किए जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, अच्छा लग रहा है। तो ये जो रेगुलेशन ऑफ ब्लड इन आयनिक कंपोजिशन है, ये हमारे ब्लड में आयनिक कंपोजिशन को मेंटेन करता है। सर आप कह रहे हैं आयनिक कंपोजिशन, आयनिक कंपोजिशन नहीं समझ में आ रहा है। हाँ तो नहीं समझ में आ रहा है तो आप बोलिए, मैं अभी बता रहा हूँ। देखिए आयनिक कंपोजिशन का मतलब होता है, ये ऊपर वाला मैं मिटा दूं, चलिए ये ऊपर वाला मैं मिटा दे रहा हूँ। इसका मेन फंक्शन लिखना है तो लिख लीजिए, काफी ये ऊपर होना चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिए। देखिए अगर हम इसकी, अगर आयनिक कंपोजिशन की बात करें
तो आयनिक कंपोजिशन की बात करें, आयनिक कंपोजिशन में कौन कौन जनरली आते हैं? जैसे कि आयनिक कंपोजिशन की बात करें तो जनरली हमारा सोडियम आ जाता है, Na प्लस, पोटेशियम प्लस, क्लोरीन माइनस, Ca2 प्लस और HPO4 हाइपोफास्फोरिक एसिड HPO4 माइनस और सोडियम पोटेशियम कैल्शियम। हाँ ना, ये जनरली हमारे आयनिक कंपोजिशन होते हैं। मतलब कि हमारे ब्लड में ये सब आयंस जो है ना, कैल्शियम, क्लोरीन, पोटेशियम, सोडियम, हाइपोफास्फोरिक एसिड, ये हमारे ब्लड में आयंस, ब्लड के कंसंट्रेशन को मेंटेन करने का काम करते हैं। तो अगर इनकी मात्रा हमारे ब्लड में कम हो जाए तो ये किडनी के द्वारा क्या किए जाते हैं? रेगुलेट किए जाते हैं। तो देखिए ये जो कैल्शियम है, क्लोरीन है, पोटेशियम है, ये सारी प्लस चार्ज, माइनस चार्ज, प्लस चार्ज लिखे हैं। तो आप ये क्वेश्चन पूछता है कि पोटेशियम हमारे ब्लड में किस फॉर्म में पाया जाता है, तो आप बताइएगा पोटेशियम प्लस के फॉर्म में पाया जाता है, मतलब 1+ के फॉर्म में पाया जाता है। और कैल्शियम जो होता है +2 के फॉर्म में पाया जाता है हमारे ब्लड में। ये आयंस के रूप में है, मतलब कि जब भी आपको क्वेश्चन पूछेगा ना तो ये आयंस के ही रूप में पूछेगा, ये नहीं ऐसे नहीं पूछेगा कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम ऐसे नहीं पूछेगा। ऐसे तो ये इवेंट हो जाएंगे, मतलब आयंस नहीं होंगे, ये तत्व हो जाएंगे। ये इस फॉर्म में हमारे ब्लड में नहीं, घुली की अवस्था में पाई जाती है, ये हमारे ब्लड में घुले होते हैं Na प्लस, पोटेशियम प्लस, क्लोरीन माइनस, कैल्शियम 2 प्लस, हाइपोफास्फोरिक एसिड के रूप में। तो हम बोल सकते हैं कि ये रेगुलेशन ऑफ ब्लड इन आयनिक कंपोजिशन, हमारे ब्लड में आयनिक कंपोजिशन को क्या करते हैं? मेंटेन करने का काम करते हैं। तो ये लिखना है तो लिख लीजिए। ये हमारे ब्लड में कंसंट्रेशन मेंटेन करने का काम करते हैं। तो ऐसे लिखना है तो लिख सकते हैं, मैं बोल देता हूँ, आप लिख लीजिए। देखिए कह रहा है कि दे आर रेगुलेट, लिख लीजिए, दे आर रेगुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सम आयन, दे आर रेगुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सम आयन, इसमें रेगुलेशन ऑफ ब्लड इन आयनिक कंपोजिशन में लिखिए दे आर रेगुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सम आयंस। ये सब आयंस लिख लीजिए, क्वेश्चन में आयंस में लिख लीजिए। इन ब्लड, हमारे ब्लड में ये जो आयंस है यह हमारे ब्लड में किडनी के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। ये इसका सेकेंड फंक्शन है। सेकेंड का मतलब इसके तुलना में, नहीं तो ऐसे तो ये इसके छोड़कर ये पहला वर्क है ना। तो ये मतलब कि ये इसका मेन फंक्शन है, इसको हम इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो ये जनरली हम उस वर्क को पढ़ रहे हैं कि किडनी हमारे इस वर्क के अलावा भी कुछ वर्क करती है। तो ये जनरली ये वर्क होता है, ये किडनी हमारे रेगुलेशन ऑफ ब्लड इन आयनिक कंपोजिशन, हमारे ब्लड के आयंस के कंपोजिशन को क्या करती है? मेंटेन करने का काम करती है। तो अगर हम इसको मिटा दें तो अच्छा लगेगा। हाँ मिटा दे रहे हैं, चलिए। देखिए आयंस कंपोजिशन वो जो आप, जब आपको बॉडी में आयंस कमी हो जाती है, आपने सुना होगा कि मैंने बोतल की में जो NS लेते हैं, DS लेते हैं, नहीं बोतल के रूप में वो NS लेते चढ़ाते हैं, तो उसमें नॉर्मल सलाइन सोडियम होता है, उसमें यही सब आयंस के रूप में चढ़ाया जाता है। तो ऐसे नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे कि हमारे बॉडी में जब आयंस की कमी हो जाती है, आपने सुना होगा कि नींबू पानी और नमक उसमें घोलकर हम पिला देते हैं, तो ज्यादा हमारी बॉडी को आरामदायक मिलता है, हमारे बॉडी में आयंस की भरपाई हो जाती है। ऐसा सुना है ना? हाँ ये सब सुना है, ऐसा होता है। जैसे देखिए हम नींबू पानी जो पिलाते हैं ना, तो वो जो नमक होता है NaCl, ये जब हम वाटर में इसमें घोलते हैं ना, इसमें तो ये हमारे उस सोल्यूशन में Na+ और Cl- में क्या कर जाता है? टूट जाता है। तो ये जो Na और Cl- है ये नॉर्मल सलाइन है,
तो नॉर्मल सलाइन अगर हम बोतल ही चढ़ा पा रहे हैं तो ये हम 2-3 ग्लास अगर वो हम बना दें, नींबू और नमक का वो रस बना दें तो ये हम उसकी भरपाई कर सकते हैं। देखिए इसमें भी क्योंकि हम नमक ले रहे हैं, नमक का फॉर्मूला NaCl होता है। जब हम इसको घोलेंगे तो ये हमारे इस सोल्यूशन में, इस लिक्विड में Na+ और Cl- में क्या कर जाएगा, टूट जाएगा। तो ये Cl- में क्या कर जाएगा, टूट जाएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी से मिला देंगे तो उसको अगर बोतल नहीं चढ़ाना भी पड़ सकता है, ये इसे मेंटेन कर देगा। तो लेकिन बॉडी को आरामदायक के लिए लोग क्या करते हैं, तुरंत बोतल चढ़ा लेते हैं। इसका जनरली ज़्यादा लोग नहीं यूज करते हैं, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सस्ता है, आपको घरेलू कार्यों में मिल जाएगा आसानी से। ये हम जनरली गर्मी के दिनों में यूज कर लेते हैं। तो सेकेंड वर्ड की बात करें तो अगर हम सेकेंड वर्ड की बात करें तो सेकेंड वर्क, फर्स्ट वर्क समझ में आया। सेकेंड वर्क की बात करें तो रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच। अगर दूसरी वर्क की बात करें तो रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच। देखिए यह हमारे ब्लड की पीएच को क्या करता है, मेंटेन करने, रेगुलेट करने का काम करता है। ब्लड पीएच आपने सुना होगा, ब्लड पीएच क्या होता है। तो पीएच अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, मैं पीएच बता दे रहा हूँ। जो पीएच होता है ना, ये पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब कि पावर ऑफ हाइड्रोजन का मतलब कि किसी शानदार सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की मात्रा कितनी है, वो पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है या पीएच होता है। तो पीएच हम एक परिभाषा दे सकते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ऐसे कर सकते हैं, उसको पीएच बोलते हैं। पीएच जनरली एक प्रकार का स्केल है। पीएच क्या है, एक प्रकार का स्केल है। ऐसे स्केल है जैसे वो इंची होती है ना आपका, ये पीएच एक प्रकार, जैसे कि आप एक स्केल से, इंची से आप लंबाई को नापते हैं ना, ऐसे ऐसे ये भी एक प्रकार का स्केल ही है। पीएच जो है एक प्रकार का स्केल ही है, लेकिन ये लंबाई को नहीं नापता है, ये हमारे पीएच के मान को बताता है। मतलब किसी भी सॉल्यूशन का सांद्रता का पीएच मान कितना है, ये हमारा पीएच स्केल उसके माध्यम से, पीएच स्केल के माध्यम से आसानी से शो कर देता है। इसमें क्या खासियत होती है, देखिए इसमें क्या खासियत होती है, इसकी जो ऑप्टिमम वैल्यू होता है ये 7.0 होता है। इधर अगर हम बात करें तो ये 6.9, 6.8, 6.7, ऐसे 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 ये 0 तक जाता है ना, ये ऐसे ऐसे। इधर से अगर इसे बात करें तो मतलब 7.1, 7.2, 7.3 से ऐसे बात करें तो ये 14 तक ले जाता है। मैक्सिमम 14 तक ले होता है, मिनिमम जो होता है 0 तक ले होता है। ये प्रकार का ये पीएच ऐसे बोल सकते हैं, पीएच स्केल, हाँ ये पीएच स्केल है। ये हमारा ऐसे ही स्केल पाया जाता है ये जनरली ना। ये पीएच स्केल है जो हमारे मतलब को क्या करता है, ये इट मेजर एसिड बेस यह जनरली ये जो पीएच स्केल होता है यह हमारे सॉल्यूशन का एसिड और बेस को पहचानने का काम करता है। कैसे पहचानता है, आइए हम बताते हैं। देखिए ये 7.0 है ना, इसका ये मीडियल सेक्शन है। इसका जो ये देखो ये 7 न्यूट्रल है। इधर जाएंगे तो अगर हम 7 से ऊपर जा रहे हैं, तो ये हमारा बेस होगा। अगर हम 7 से ऊपर जा रहे हैं मतलब कि 7.1, 7.2, 7.3, 14 तक लेकर जा रहे हैं तो बेस होगा। अगर हम 7 से मिनिमम आ रहे हैं, 7 से नीचे आ रहे हैं, तो 7 से अगर नीचे आ रहे हैं तो वो क्या होगा, हमारा एसिड होगा। तो ये एसिड होगा। ये अगर जिनका भी पीएच मान अगर 7 से कम है तो वो एसिड है। अगर जिनका भी पीएच मान 7 से ज्यादा है तो वो क्या है, बेस है। तो ये जो 7 से ज्यादा और जो जिनका भी 7 है, सॉरी 7 जिसका रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, हाँ उसको हम न्यूट्रल बोलेंगे या उदासीन बोलेंगे। उदासीन का मतलब कि वो अम्ल की तरह भी बिहेव करेगा, वो क्षार की तरह भी बिहेव करेगा। जैसे कि वाटर ना, वाटर का जो पीएच मान होता है 7.0 होता है
न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, वो न ही अम्ल की तरह होता है न ही क्षार की तरह होता है, वो क्या होता है ज्यादा दोनों तरफ ही करता है, इसे उदासीन न्यूट्रल बोलते हैं। तो इसका जो पीएच मान होता है 7.1 होता है। और हमारे ब्लड का पीएच मान कितना होता है, ब्लड का जो पीएच मान होता है, ब्लड का पीएच मान जो होता है ये कितना होता है 7.4, 7.4 7.5 होता है। 7.4 जनरली हम जानते हैं 7.4 होता है। ये जो 7.4 है तुम्हें क्या लग रहा है कि 7.4 है तो एसिडिक होगा कि बेसिक होगा? हाँ ये सर आप तो बताती हैं कि ये 7 से ऊपर है तो बेस होगा। हाँ तो ये जो अगर 7 से ऊपर आ रहा है तो 7.4 है, तो ये तुम्हारा 7.4 मान लीजिए जाएगा यहाँ पे। तो 7.4 है तो ये एक प्रकार क्या है हमारा बेसिक है ना, ये हमारा बेसिक है। तो ये हमारा बेसिक है। तो ये जनरली इस तरह से हम जनरली एसिड और बेस को बनाते हैं। वीक एसिड क्या होता है, अगर ये 7 से काफी दूर है तो ये वीक एसिड, सॉरी वीक एसिड नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अगर ये काफी 7 से दूर है तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जैसे कि HCl, ये HCl हमारी स्ट्रॉन्ग एसिड रहता है। और ये जिसका पीएच मान 2.3 होता है करीब पीएच होता है, इसका HCl का पीएच मान होता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड के अंतर्गत आता है। और जस्ट इसके नजदीक जाएंगे, 7 के काफी नजदीक जाएंगे तो ये वीक एसिड में आ जाएगा है? तो अगर इसी तरह हम इसको इधर से बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, इधर अगर बात करें तो इसे वीक बेस कहते हैं। तो ये जनरली हमारा इस तरह पैमाना होता है। अगर हम बात करें सर जी पीएच, सर जी कैसे आप ये पीएच कितना हमें याद करना पड़ेगा? हाँ याद तो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप एक चीज फार्मूला अपनाएंगे तो जनरली पीएच का जो फार्मूला होता है हम आपको बता दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं थोड़ा सा। ये हमारा देखिए पीएच का एक फार्मूला होता है, जनरली देख रहे हैं जैसे कि पीएच का जो फार्मूला होता है हमारा पीएच बराबर माइनस लॉग कोष्टक में H प्लस की सांद्रता ना, पीएच बराबर माइनस लॉग H प्लस की सांद्रता OR, या ऐसे भी बोल सकते हैं पीएच माइनस POH इक्वल टू 14। नहीं ऐसे पीएच बराबर माइनस लॉग कोष्टक में 1/OH माइनस का सांद्रता, ये होता है। एक ये फॉर्मूला होता है, एक ये भी होता है। पीएच बराबर POH माइनस पीएच, ये भी होता है पीएच माइनस POH इक्वल टू 14 होता है, वो भी होता है फॉर्मूला। तो जनरली हम इसकी बात करें तो देखिए पीएच का मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर देखिए पावर ऑफ हाइड्रोजन है ना, तो माइनस लॉग H प्लस की सांद्रता, मतलब कि आपको सोल्यूशन की H प्लस की मात्रा दी रहेगी और उसमें हम इसमें H की प्लस की मात्रा रख देंगे। लॉग का मान हम जानते रहेंगे, लॉग 2 का मान जैसे लॉग 3 का मान हम याद कर लेंगे, उससे हम कैलकुलेशन कर देंगे, हमारा पीएच मान आ जाएगा ना। तो अगर आपको नहीं आ रहा है तो जनरली पीएच मान नहीं आ रहा है तो एग्जाम्पल देकर मैं आपको बताऊं। अगर आपको नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा एक जगह मैं आपको एग्जाम्पल देकर बता रहा हूँ। नहीं तो चलिए ठीक है, मैं आपको कल बता दूंगा, थोड़ा सा इस पे क्वेश्चन भी करा देंगे, अभी टाइम नहीं है, थोड़ा सा इसे हम बाद में आपको क्वेश्चन करा देंगे, कल के लेक्चर में हम डिस्कस कर देंगे ना। तो नहीं आ रहा है ना, तो रुकिए कुछ 2-3 क्वेश्चन मैं आपको जिक्र करा दे रहा हूँ।
देखिए जैसे कि मान लीजिए हाँ बात करते हैं। सही, देखिए मिटाने वाला कहाँ है ये? ये पीएच फॉर्मूला की अगर हम बात करें, देखिए थोड़ा सा इसको हम क्वेश्चन कुछ करा दे रहे हैं, आपको अगर समझ में आ जाएगा। जैसे कि बोल देगा किसी, मान लीजिए आपके सोल्यूशन में H प्लस की जो मात्रा है आपका, H प्लस की मात्रा जो है 10⁻⁻6 है। H प्लस की मात्रा 10⁻⁻6 है। तो सर जी पीएच कैसे निकालेंगे? तो मान लीजिए ये आपका सोल्यूशन है HCl का, तो अगर इसे हम घोले तो इसका HCl का जो पीएच मान लीजिए किसी H प्लस की जो मात्रा आ गया, मान लीजिए कोई सोल्यूशन है सांद्रक है, H प्लस की जो मात्रा इसमें आ गया 10⁶। कैसे हम पीएच निकालेंगे? तो ऐसे इसको पीएच जो निकालेंगे, जनरली जो पीएच निकालेंगे, जैसे कि पीएच का जो फॉर्मूला होता है सर आप बताएं कि माइनस लॉग कोष्ठक में H प्लस की सांद्रता ना। तो हम बात करते हैं पीएच बराबर माइनस लॉग H प्लस की सांद्रता हम रख देंगे यहाँ पे 10⁻⁻6 ना, 10⁻⁻6। देखिए अब सो जी यहाँ पे 10⁻⁻6 है। 10⁻⁻, देखिए याद करिए यहाँ से, जो 10⁻⁻6 होता है ना, इसको हम लॉग के पहले लाते हैं। क्या लाते हैं? लॉग के पहले। देखिए माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, अगर यहाँ पे आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो इतना जानते हैं ना मैथ में, आप इंटर में, अरे 10 में आप पढ़े होंगे। तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, +6 हो जाएगा, ये हमारा लॉग आ जाएगा। तो log 10 का वैल्यू आप जानते हैं कि log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है ना। तो हम ऐसे बोल सकते हैं 6×1। तो pH बराबर हमारा कितना आ गया? 6। समझ गया? इसका जो pH मान आ गया कितना आ गया? 6। इसका मतलब ये अम्ल हुआ कि क्षार हुआ? ये अम्ल हुआ ना। तो ये चीजें हम डिस्कस करेंगे। ऐसे क्वेश्चन आता है, देखिए इसमें कुछ ऐसे संदर्भ दिए हैं, जैसे कि मान लीजिए शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है, आप जानते हैं ना। जैसे कि कोई देख कर रहा है, मान लीजिए ये चीजें क्वेश्चन समझ में आया? चलिए ठीक है, इसी तरह लगा, ऐसे ही आता है, ऐसे ही क्वेश्चन हम कर लेते हैं। तो आइए हम बात करते हैं। देखिए ये रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच क्या कर रहा है? रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच। रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच का मतलब होता है कि हमारे ब्लड के पीएच मान को क्या करता है? मेंटेन करने का काम करता है। अगर किसी भी प्रकार के अगर ब्लड में अगर चेंजिंग आ जा रहा है ब्लड के पीएच में, तो ये इसको रेगुलेट करने का काम करता है, ना ही उसको पीएच को गड़बड़ाने होने से, मतलब कम होने या बेसी होने से क्या करता है? बचाता है। किडनी कैसे बचाता है? देखिए कह रहा है कि रेगुलेट द ब्लड पीएच टू स्क्रेट, ऐसे लिख सकते हैं, रेगुलेट द ब्लड पीएच। ब्लड पीएच का मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो टू excrete H plus ion into urine, to excrete H plus ion in urine and conserving bicarbonate ions and conserving HCO3 bicarbonate ion, HCO3 minus ना। These are HCO3 जो होता है बफर होता है, बफर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब कि हमारे जो भी एसिडिक और बेसिक होते हैं, इस बाइकार्बोनेट से हम क्या करते हैं? बनाते हैं। बफर सॉल्यूशन की तरह ये काम करता है, मतलब एसिडिक और बेसिक तरह दोनों का काम करता है। देखिए ये क्या कर रहा है कि हमारे ब्लड पीएच को क्या करता है? मेंटेन, रेगुलेट करने का काम करता है। देखिए क्या कर रहा है? रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच, हमारे ब्लड पीएच को क्या करता है? रेगुलेट करने का काम करता है। पीएच क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन
हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, पीएच बोलते हैं। टू स्क्रीट H प्लस आयन इनटू यूरिन एंड कंजर्विंग द बाइकार्बोनेट। हमारे बाइकार्बोनेट से ये देखिए कह रहा है कि यह स्क्रीट H प्लस आयन इनटू यूरिन इंटू है, सॉरी ये इंटू है, इंटू यूरिन। देखिए ये स्क्रिएट करता है H प्लस आयन इंटू यूरिन, यूरिन से यह देखिए आपका लिख बोल रहा है कि देखिए ये कह रहा है कि रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज क्रिएटेड बाय H प्लस आयन इनटू यूरिन। यह यूरिन से हमारे H प्लस आयन को क्या करता है, स्क्रीट करता है एंड कंजर्विंग द बाइकार्बोनेट। और हमारे बाइकार्बोनेट जो HCO3 है, हमारे जो ब्लड पीएच को रेगुलेट करने का काम कर रहा है, उसको क्या कर देता है, ये कंजर्व कर देता है। करने का मतलब ये है कि अगर हमारा बाइकार्बोनेट, मान लीजिए अगर हमारा ब्लड पीएच चेंज हो गया है तो वह हमारे यूरिन से H प्लस आयन को स्क्रीट कर देगा। H प्लस आयन को जब स्क्रीट कर देगा तो ये बाइकार्बोनेट जो होगा ये क्या कर जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे ब्लड पीएच के मान को क्या करता है, रेगुलेट करने का काम करता है। ये जो ब्लड का पीएच मान होता है 7.4 होता है, इसको रेगुलेट करने का काम करता है। लिखना है तो लिख लीजिए। तो इसे मिटा दो, अब मिटाना मिटा दें। तो अगर हम थर्ड वर्ग की बात करें, अगर हमें थर्ड वर्ग की बात करें, तीसरा वर्ग की बात करें, तो ये कह रहा है रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम, रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम। देखिए रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम मतलब कि हमारे ब्लड के वॉल्यूम को भी ये रेगुलेट करने का काम करता है। ब्लड की वॉल्यूम का मतलब कि अगर किसी कारणवश या किसी अधिक ड्रिंकिंग करने या किसी कारणवश अगर हमारे ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाए, तो आप जानते हैं कि ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो बहुत कारण हो सकता है। ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगी, सॉरी ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड में मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ेगी। जब ब्लड मॉलिक्यूल की में संख्या बढ़ेगी तो उनमें कोलिजन ज़्यादा होगा, टकराने का चांस बढ़ेगा। जब टकराने का चांस बढ़ेगा तो उनमें फोर्स डेवलप होगा। जब फोर्स डेवलप होगा तब प्रेशर डेवलप होगा। जब प्रेशर डेवलप होगा तो आप जानते हैं कि हमारे ब्लड प्रेशर क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो ब्लड प्रेशर होता है, जो प्रेशर होता है P बराबर फोर्स बाई एरिया होता है ना। तो अगर हम फोर्स बढ़ाएंगे तो प्रेशर अपने आप क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। प्रेशर अपने आप क्या बढ़ जाएगा और एरिया क्या कर जाएगी, घट जाएगी। तो अगर हम वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, अगर हम वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर अपने आप क्या करेगा, बढ़ेगा। तो ये कह रहा है कि रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम हमारे ब्लड की वॉल्यूम को बढ़ने नहीं देता है, ये इसको क्या करता है, कंजर्व करने का, मेंटेन करने का काम करता है, मतलब बढ़ने नहीं देता है। अगर बढ़ता है ना तो ये क्या करता है, उस वाटर मॉलिक्यूल को ये क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता। देखिए कह रहा है कि रेगुलेट द ब्लड वॉल्यूम कंजर्विंग द वाटर इलिमिनेट थ्रू द एक्सेस इन यूरिन। कह रहा है कि जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है तो यह हमारे यूरिन के रास्ते एक्सेस यूरिन मतलब अधिक मात्रा में यह यूरिन के रास्ते वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देता है। कंजर्विंग द, फिर वो हमारे ब्लड वॉल्यूम को कैसे उसे मेंटेन हो जाता। जैसे कि मान लीजिए अगर हमारे ब्लड में वॉल्यूम बढ़ गया तो एक ही रास्ता है, या तो उसको यूरिन के रास्ते बाहर निकाल दे। तो किडनी यही करता है कि हमारे जो भी ब्लड में वॉल्यूम बढ़ा है वो उसे यूरिन के रास्ते वाटर मॉलिक्यूल को रीअब्जॉर्ब कर वो यूरिन से बाहर निकाल देता है। तो ये कंजर्विंग ऐसे कर लेता है। तो कंजर्विंग करने का ये फायदा होता है, जैसे कि अगर नहीं कंजर्व करेगा ना तो हमारे ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और एरिया घट जाएगी। तो जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो आप जानते हैं कि हार्ट संबंधित काफी दिक्कतें आ सकती है।
तो ये सब केसेज हो सकता है। तो ये इसी को बचने के लिए हमारी किडनी है ना, ये बहुत काफी इंपॉर्टेंट वर्क है। देखिए यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट वर्क समझ में आ रहा है कि हमारे ब्लड की वॉल्यूम को रेगुलेट करने का काम करता है। इसी कारण हमारे ब्लड में जो भी कम बेसी होता है ना वॉल्यूम में, ये इसको रेगुलेट करने का काम करता है। इसको नहीं घटने ज्यादा देता है, नहीं बढ़ने देता है, ये ऐसा वर्क करता है। तो लिखना है तो लिख लीजिए, मैं बोल दे रहा हूँ। द रेगुलेट ब्लड वॉल्यूम, द रेगुलेट ब्लड वॉल्यूम कंजर्विंग बाय कंजर्विंग वाटर। देखिए कह रहा है कि यह हमारे ब्लड वॉल्यूम को कंजर्विंग वाटर, वाटर को कंजर्व कर, सॉरी, द रेगुलेट ब्लड वॉल्यूम बाय कंजर्विंग वाटर, वाटर को कंजर्व करके यह हमारे ब्लड के वॉल्यूम को क्या करता है, रेगुलेट करने का काम करता है। वो आर एलिमिनेटिंग द एक्सेस यूरिन, और क्या करता है, एक्सेस यूरिन के रास्ते उसे क्या कर देता है, बाहर कर देता है। जब बाहर निकल जाता है तो वो यूरिन अपने आप, सॉरी, उस ब्लड की वॉल्यूम अपने आप कम हो जाता है। जब कम हो जाता है आसानी से वो फिल्टर कर लेता है। देखिए कह रहा है ब्लड वॉल्यूम इन टर्न द रेगुलेट ब्लड प्रेशर, कह रहा है कि ब्लड वॉल्यूम जो होते हैं ब्लड प्रेशर को टर्न कर सकते हैं। मतलब कि अगर ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो हमारे ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। हम जानते हैं कि अगर ब्लड वॉल्यूम बढ़ाएंगे, अगर हम ब्लड वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अगर ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज देन इंक्रीज ब्लड प्रेशर, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, इंक्रीज ब्लड प्रेशर। अगर हमारे ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? अगर ब्लड वॉल्यूम आप बढ़ाएंगे तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ने का चांस है, ब्लड बढ़ेगा। क्योंकि जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसमें मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ेगी, मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ेगी तो उसमें टकराने का चांस बढ़ेगा। जब टकराएगा तो फोर्स डेवलप होगा। क्योंकि आप जानते हैं फोर्स का परिभाषा होता है पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स, मतलब ढकेलना या खींचना क्या कहलाता है, फोर्स का। तो जब टकराएगा तो वो आपस में टकराएंगे ना, खींचेंगे और खिंचाएंगे ना, तो जब टकराएंगे तो उसमें फोर्स डेवलप होने लगेगा। जब फोर्स डेवलप होगा तो अपने आप प्रेशर डेवलप होने लगेगा। क्योंकि जानते हैं यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फोर्स के प्रेशर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये वर्क तीसरा समझ में आया। फोर्थ जो वर्क है इसको मिटा देना है। अगर फोर्थ वर्क की बात करें तो यह रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। हमारे ब्लड प्रेशर को क्या करता है, रेगुलेट करने का काम भी करता है। मतलब कि किडनी हमारे ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि वो अगर वॉल्यूम अगर बढ़ जाता है तो उस वॉल्यूम को ब्लड प्रेशर से बचने के लिए हमारे ब्लड वेसल्स को ब्लड प्रेशर से बचने के लिए उसके वॉल्यूम को घटा देता है। वॉल्यूम को यूरिन के रास्ते बाहर निकाल देता है, अपने आप यूरिन कम हो जाता है। तो ये हमारे ब्लड प्रेशर को बचने के लिए काम करता है। तो ये कह रहा है कि देखिए रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का काम करता है, मतलब रोकथाम करता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ने नहीं देता है। कैसे बढ़ने नहीं देता है, कह रहा है कि दे रेगुलेट ब्लड प्रेशर बाय द सिक्रेटिंग रेनिन एंजाइम। देखिए कह रहा है दे रेगुलेट ब्लड प्रेशर by secreting रेनिन एंजाइम। देखिए ये रेनिन जो एंजाइम है ना, ये दोनों की तरफ बिहेव करती है। कभी कभी ये हार्मोन की तरफ भी बिहेव करती है और ये एंजाइम की तरफ भी वर्क करती है। देखिए कह रहा है कि दे रेगुलेट ब्लड प्रेशर बाय सिक्रेटिंग रेनिन एंजाइम। यह हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है। किसके सहारे, रेनिन एंजाइम के सहारे। कैसे करता है, ये जो रेनिन एंजाइम है विच एक्टिवेट द रेनिन एंजियोटेंसिन, which activate the renin, which
which activate renin, angiotensin, aldosterone. एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन देखिए कर रहा है कि ये रेगुलेट करता है ब्लड प्रेशर को बाय सेक्रेटिंग रेनिन एंजाइम व्हिच एक्टिवेट द रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन। देखिए कर रहा है कि ये क्या करता है, ये जो रेनिन एंजाइम होता है हमारे एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन जो होते हैं उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। एंजियोटेंसिन फर्स्ट में ये जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट होता है ये हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का काम करता है। करने का मतलब ये है कि ये जो एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन होता है ये हमारे ब्लड में वैसे पड़ा होता है। ये जब रेनिन आती है इसके प्रेजेंस में यह एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ये एंजियोटेंसिन हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है। तो ये लिखना है, लिख लीजिए। हमारे रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है। कैसे करता है, ये एक रेनिन एंजाइम होता है उसको सीक्रेट करता है। जब ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है तब जब ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है तो वह रेनिन एंजाइम का सीक्रेट कर देता है। जब रेनिन एंजाइम सीक्रेट कर देता है तो वो हमारे ब्लड में जो एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन होता है उसको एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। एंजियोटेंसिन फर्स्ट में जो कन्वर्ट कर देता है तो वह हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर देती है। ये मिटा दे रहा हूं। अगर हम फिफ्थ वर्क की बात करें, काफी इंपॉर्टेंट है ये, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन। प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन हमारे हार्मोन की प्रोडक्शन को, कुछ हार्मोन की प्रोडक्शन को भी ये वर्क करता है। क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन पूछता है विच हार्मोन सेक्रेट बाय किडनी, किडनी के द्वारा कौन से हार्मोन सेक्रेट होते हैं। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि किडनी के द्वारा कौन से हार्मोन सेक्रेट होते हैं। तो ये कह रहा है कि प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, तो ये जनरली किडनी जो जनरली हार्मोन को जो सेक्रेट करता है ना, ये 3 हार्मोन को सेक्रेट करता है। कितने हार्मोन को, 3 हार्मोन, 3 हार्मोन को सेक्रेट करता है। फर्स्ट जो हार्मोन होता है, ये फर्स्ट जो हार्मोन होता है वह हमारा रेनिन हार्मोन होता है। दूसरा जो होता है हमारा रेनिन होता है और दूसरा जो होता है एंजियोटेंसिन, दूसरा जो होता है हमारा रेनिन कैल्सिट्रियोल होता है। कैल्सिट्रियोल थर्ड हार्मोन जो होता है कैल्सिट्रियोल रेनिन और हमारा इरेथ्रोपोइटिन। इरेथ्रोपोइटिन। ये देखिए रेनिन, कैल्सिट्रियोल, इरेथ्रोपोइटिन, ये 3 हार्मोन का सेक्रेशन करता है। ये जो रेनिन होता है एंजाइम हार्मोन दोनों की तरह काम करता है। और यह हमारे जनरली जानते हैं रेनिन के बारे में। रेनिन जो होते हैं हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है एंजाइम वाले, और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, और ये हमारे मिल्क डाइजेशन में भी मेंटेन करता है ना। और ये जो कैल्सिट्रियोल होता है ये हमारे बॉडी में जब कैल्शियम आयन की मात्रा कम हो जाती है तो ये कैल्सिट्रियोल जो होता है ये कैल्शियम आयन या कैल्शियम, क्योंकि ये कैल्सिट्रियोल जो होता है डेरिवेटिव पार्ट होता है विटामिन डी का। विटामिन डी का मतलब कि वो कैल्शियम आयन को मेंटेन करने का काम करता है। मतलब कैल्सिट्रियोल हमारे ब्लड में कैल्शियम आयन की कम हो जाती है तो इसको मेंटेन करता है। इरेथ्रोपोइटिन आप जानते हैं, इरेथ्रोपोइटिन जो होती है हमारे रेट ऑफ आरबीसी के फॉर्मेशन को क्या करती है, इंक्रीज करते हैं। मतलब कि जो आरबीसी जो हमारे बोन मैरो में फॉर्मेशन होता है उसकी रेट ऑफ फॉर्मेशन को ये बढ़ाने का काम करता है।
तो ये चीज़ें 3 होता है, ये हमारे मिल्क डाइजेशन में भी पार्टिसिपेट करता है। और ये इसकी जो एंजाइम होती है वो हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करती है। कैल्सिट्रियोल जो होता है हमारे ब्लड में कैल्शियम आयन की मात्रा को क्या करता है, मेंटेन करता है। एरिथ्रोपोइटीन जो होती है हमारे रेट ऑफ आरबीसी के फॉर्मेशन को इंक्रीज करती है। इतना समझ में आया? लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख लीजिए, रेट ऑफ आरबीसी इंक्रीज, रेट ऑफ आरबीसी इंक्रीज। ये हमारा कैल्शियम Ca2+ आयन मेंटेन इन ब्लड। ये हमारा मिल्क डाइजेशन में भी मदद करता है, मिल्क डाइजेशन में भी मदद करता है एंड ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है। ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है। मेंटेन करता है, ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करने का काम करता है। ये 3 हार्मोन सीक्रेट होते हैं किडनी से। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये क्वेश्चन पूछ, अगर कोई भी ऑप्शन है तो आप क्लिक कर सकते हैं। रेनिन जो होती है फ्यू अमाउंट में प्लेसेंटा से भी रिलीज होता है। ये जो एरिथ्रोपोइटीन है ये लीवर से भी सेक्रेट होता है, बहुत मिनिमम अमाउंट में ना। तो ये रेनिन प्लेसेंटा से भी रिलीज होता है। तो छोटे बच्चों में ये रेनिन मिल्क का डाइजेशन करने में पार्टिसिपेट करता है, छोटे बच्चों में। तो लिखना लिख लीजिए, मिटा दूं। अगर हम 4 और 6 वर्क की बात, 5 वर्क की बात करें तो ये रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, मतलब कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल की मात्रा को भी क्या करता है, लेवल की मात्रा को क्या करता है, ये मेंटेन करता है। देखिए हमारे ब्लड के ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज होता है, जैसे कि हम जब भोजन खाते हैं, जो भी दाल चावल सब्जी रोटी खाते हैं, उनका मेन कंपोनेंट होता है ग्लूकोज बनना। तो ये जो ग्लूकोज हमारे ब्लड में जब चला जाता है तो वो जो सेल होती है उसे ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेती है। ऐसे क्या होता है ना हमारे प्रोसेस में, क्योंकि जो भी हमारा भोजन बनता है, भोजन खाते हैं तो उससे मेन कंपोनेंट ग्लूकोज बनता है। तो ग्लूकोज जो बनता है तो वो कहाँ जाता है बनकर, तो डायरेक्टली वो ब्लड में जाता है। तो ब्लड से अब जिस सेल में जहाँ जाना है वहां पे वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर उसे स्टोर कर लिया जाता है। तो मेन वो जो ग्लूकोज बना तो वो ब्लड में ही जाएगा। तो ये कह रहा है कि रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज, हमारे ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट करने का काम करता है। तो आप जानते हैं कि अगर ये रेगुलेट नहीं करेगा तो वो डिजीज का धारण कर सकता है। जो ग्लूकोज जिसको हो जाता है शुगर वाली पेशेंट ना, तो उनमें यही होता है ना कि ब्लड में जब ग्लूकोज लेवल की बढ़ जाता है तो उसको हम हाइपोग्लाइकोसिडिया बोलते हैं ना, हाइपर मतलब जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है तो शुगर की डिजीज, उसको मेलाइटस इंसिपिडस होता है, डायबिटीज इंसिपिडस, सॉरी एक डायबिटीज इंसिपिडस होता है, डायबिटीज इंसिपिडस हो जाता है, सबको डायबिटीज की बीमारी हो जाती है। डायबिटीज में क्या होता है, ब्लड शुगर क्या कर जाता है, बढ़ जाता है ब्लड में शुगर। तो ये देखिए कह रहा है कि रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को ये मेंटेन करने का काम करता है। देखिए कह रहा है कि दे यूटिलाइज ग्लूटामिक एमिनो एसिड टू ग्लूकोनियोजेनेसिस। देखिए क्या कर रहा है, दे utilize amino acid, they utilize glutamine amino acid through gluconeogenesis। देखिए
ग्लूकोनियोजेनेसिस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लूकोनियोजेनेसिस, व्हाट इज ए ग्लूकोनियोजेनेसिस? सर जी ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है? हाँ, ग्लूकोनियोजेनेसिस जो होता है ये जनरली जो ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है टू कन्वर्ट इससे टू फॉर्मेशन ग्लूकोज, यह ग्लूकोज का फॉर्मेशन करती है। जो भी हमारा फूड मटेरियल होता है ग्लूकोज की फॉर्मेशन क्रिया को ही ग्लूकोनियोजेनेसिस कहता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। तो ये कह रहा है देखो, दे यूटिलाइज ग्लूटामिन एमिनो एसिड, यह ग्लूटामिन एमिनो एसिड का फॉर्मेशन करता है किसके थ्रू? ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू। जैसे कि क्या होता है, जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है ना, जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ने लगता है तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस से ग्लूकोज नहीं बनाता है, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस से ग्लूकोज नहीं बनाने लगता है, क्या बनाने लगता है? ग्लूटामिन अमीनो एसिड। ये जो ग्लूटामिन अमीनो एसिड होता है ये ग्लूकोज का ही डेरिवेटिव भाग होता है, लेकिन ये हमारे ब्लड में ठोसले उसी तरह पड़ा रहता है, घुलता उलता नहीं है। जब ये जब हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है तो ये ग्लूटामिन अमीनो एसिड कन्वर्ट कर ग्लूकोज में कन्वर्ट करके हमारे सेल में स्टोर कर दिया जाता है। तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस से किसका फॉर्मेशन करने लगता है? ग्लूटामिन अमीनो एसिड का। नहीं तो वैसे ग्लूकोनियोजेनेसिस के दौरान ग्लूकोज का ही निर्माण होता है, ये जब बढ़ जाता है तो इसको रेगुलेट करने का काम करता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस वो ग्लूटामिन अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करता है। लिख सकते हैं लास्ट वर्क है, ये हमारा 6 था ना, तो ये लिखना है, लिख लीजिए। हाँ, अगर हम 8th वर्क की बात करें, 7th वर्क की बात करें, तो 7th वर्क की बात करें तो ये हमारे एक्सक्रीशन ऑफ वास्ट फॉरेजन सब्सटेंस, एक्सक्रीशन ऑफ वास्ट फॉरेजन सब्सटेंस, फॉरेजन फॉरेजन सब्सटेंस, फॉरेजन सब्सटेंस का मतलब होता है बाहर का कोई सब्सटेंस। एक्सक्रीशन ऑफ वास्ट ऑफ फॉरेजन सब्सटेंस मतलब कि हमारे ब्लड में या हमारे ब्लड में जो वास्ट सब्सटेंस होते हैं, जो फॉरेजन सब्सटेंस होते हैं। फॉरेजन सब्सटेंस का मतलब ये होता है कि जब कोई बाहर का पैथोजन बैक्टीरिया या कोई ऐसे टॉक्सिक मटेरियल जो हम इंटेक कर लिए हमारे बॉडी के लिए वो लाभदायक ना हो, ऐसे सब्सटेंस को हम फॉरेजन सब्सटेंस बोलते हैं। नहीं कहते हैं वो बाहर विदेश गया है, तो बाहर का मतलब ये जैसे कोई ऐसे सब्सटेंस टॉक्सिक मटेरियल जो हम इंटेक किए, इंटेक करने के बाद हमारी बॉडी को लगा कि ये हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल नहीं है, लाभदायक नहीं है, तो उसे वो क्या करती है? एक्सक्रीशन के माध्यम से उसे बाहर कर देती है, एक्सक्रीट कर देती है। एक्सक्रीट मतलब यूरिन के रास्ते उसे यूरिन में कन्वर्ट करके उसे बाहर करने का काम करती है। तो हम लिख सकते हैं, देखिए अगर लिखना है तो लिख लीजिए कि दे फॉर्म यूरिन टू एक्सक्रीट वास्ट मटेरियल अमोनिया टू यूरिया रिजल्टिंग डिमिनेशन ऑफ अमीनो एसिड टू बिलोबिन एंड कैटाबोलिज्म। करने का मतलब यह है कि जो भी वेस्ट मटेरियल होता है हमारे बॉडी में जब चला जाता है या कोई फॉरेन सब्सटेंस हमारे बॉडी में जब इंटर कर लेता है ब्लड के रास्ते, ब्लड में, तो वो उसको एक्सक्रीट करने का काम करती है। तो ये जो एक्सक्रीट करने का काम करती है तो ये हमारा जनरली किसके द्वारा होता है? किडनी के द्वारा होता है। जनरली आप जानते हैं ये इसी कारण ये किडनी ब्लड को फिल्टर करती है, ब्लड में जो भी टॉक्सिक मटेरियल होता है, फॉरेन सब्सटेंस होता है, उसको क्या करती है? बाहर निकालने का वर्क करती है। तो लगभग आपका ये वर्क ऑफ किडनी समझ में आया, पूरी कंप्लीट हुई वर्क ऑफ किडनी। अगर आपको किसी भी प्रकार की अगर आपको इसमें दिक्कत हो रही होगी कि नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि सर जी ये पॉइंट 4 नंबर 3 नंबर हमको नहीं समझ में आया, फिर से आप बता दीजिए, तो मैं कमेंट बॉक्स के जरिए मैं आपको वो एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। अगर आपने लास्ट वीडियो तक ले देखा है तो इसके बाद मैं अगला लेक्चर में स्टार्ट करूंगा नेफ्रॉन।
नेफ्रॉन काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नेफ्रॉन से कई बार क्वेश्चन आते हैं कि नेफ्रॉन क्या है, तो हम अगले लेक्चर में, कल की लेक्चर में हम आपको डिस्कस करेंगे नेफ्रॉन। तो आप मेरी वीडियो से सहमत हैं? ठीक है, चलिए ठीक है, बाय, गुड नाइट।